Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope to you all are doing well. जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज को लेकर चल रहे हैं और हमने अपना स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 26 दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा और हमारे चैप्टर का नाम है सम मेजर इकोसिस्टम्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, डिफरेंट जोन्स क्या होते हैं और इन जोन्स को हमने एक्सप्लेन भी किया था। आज का हमारा टॉपिक है इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। कि इंटरवेंशन क्या होती है मैन की एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है ना कंटिन्यूसली उसमें क्या होती रहती है, स्पॉइलिंग होती रहती है, उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में, उसकी लाइफ फॉर्म्स में। डिफरेंट इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है वहाँ पे जो है ह्यूमन जो है वो स्पॉइल्स कॉज करता रहता है, उसने उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। ठीक है, जैसे फिशिंग वगैरह करते हैं और मतलब कोई जो डस्ट वगैरह फेंक देते हैं, इससे क्या होता है, इससे भी जो है वो हार्म होती है एक्वाटिक लाइफ। तो ये किसका रोल होता है, ये ह्यूमंस का रोल होता है। अच्छा, टू मेजर इम्पैक्ट्स होते हैं ह्यूमन के या मैन के ये एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये एक्सेसिव इनरिचमेंट होती है वाटर की, जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लार्ज क्वांटिटी होती है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, जो कि क्या करते हैं, डिवेल्प होते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जो जिनमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसको कंट्रीब्यूट करती है ये हमारे पास यूट्रोफिकेशन। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, इसमें होते हैं एडिशन ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है, ह्यूमन जो है ग्रेटली एक्सेलरेट कर रहा है यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस को। यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स इनरिच्ड अमाउंट में होते हैं, एनरिचमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो उसको क्या कर रहे हैं, ह्यूमन जो है ये बहुत ज्यादा इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहा है, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वो ह्यूज क्वांटिटीज जो न्यूट्रिएंट्स की होती है ना वाटर बॉडीज के अंदर, उसको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, ये लेक्स के अंदर जो पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फीड लॉट्स होते हैं और ये सीवेज होते हैं। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये उनके लिए सीवेज बन जाते हैं। इवन अगर ये सॉइल में हो या वाटर यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, या वाटर डिस्चार्ज कर दिया जाए, या सीवेज का ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाए, तो प्लांट जो है वो फिर भी फास्फेट से ज्यादा फास्फेट उनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाएगा। फिर नाइट्रेट्स बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर के अंदर जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे फास्फेट और नाइट्रेट जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं। तो ये जितना भी वेस्ट या डिटर्जेंट जो ह्यूमन जो एक्सक्रिएट कर रहा है, ह्यूमन जो उसमें वेस्ट जो भी डाल रहा है, या जो भी कूड़ा क्रिकेट वो वहां पे फेंक रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे वो फास्फेट और नाइट्रेट्स की अमाउंट तो ज्यादा हो जाएगी ना, जो कि उनको इफेक्ट कर रहेगी, उनको हार्म कर सकती है। और इसके अलावा गैसेस जो होती हैं सोल्यूबल होती हैं लो टेम्परेचर पे, जैसे कि कोल्ड वाटर के अंदर। इसके अलावा अगर अगला पॉइंट हम देखें, एक्सेसिवली अगर ये वाटर जो है इसमें क्या हो, एक्सेसिव इनरिचमेंट हो न्यूट्रिएंट्स की, उससे भी क्या होता है, एकुमुलेशन होती है। थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स वगैरह जो हैं वो एकुमुलेट होती हैं इससे, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हार्म भी होता है इससे। इसके अलावा क्या होता है, फास्फेट और नाइट्रेट्स जो हैं वो क्या होता है, कैरीड होते हैं, उनको कैरी करके उनको वाटर बॉडीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं, और और कहाँ से कैरी करती हैं, फर्टिलाइजर से कैरी करती हैं, जो कि फील्ड्स से आता है। जितने भी फील्ड्स हैं वहां से क्या होता है, एक्सेसिव जो भी फास्फेट या नाइट्रेट्स हैं वो वाटर बॉडीज के अंदर चले जाते हैं, और उनको जाके क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ऐड हो जाते हैं। ये था बेसिकली हमारे पास एडिशन ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्गल ब्लूम्स और उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। एक्सेसिव ग्रोथ जो होती है ऑर्गेनिज्म की, स्पेशली एल्जी जो है या फिर साइनोबैक्टीरिया जो है, उसमें क्या होता है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उनको कहते हैं हमारे बेसिकली
ब्लूम्स कहते हैं। मतलब वाटर के अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज रह रही हैं उनके अंदर क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनिजम्स की, एल्जी की, साइनोबैक्टीरिया की। किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स है उनके पास, इस वजह से हो रही है। तो ये बेसिकली होते हैं हमारे पास ब्लूम्स। ये क्या करते हैं, जो डेड प्लांट बॉडीज होती है ना वो डिकम्पोज हो जाती हैं, उनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन के लिए। मतलब वो वाटर के अंदर जो उनके अंदर ऑक्सीजन है ना उसके लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं फिशेस, स्नेल्स, इंसेक्ट्स, लार्वा जो है, और इसके अलावा उनके कुछ डिकेइंग बॉडीज जो होती हैं उनसे भी ज्यादा से ज्यादा खुराक हासिल की जा सकती है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन सबको किल करके अपने लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। फर्दर क्या होती है, डिप्लीशन होती है ऑक्सीजन की। अच्छा, अगर आगे हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करें कि विदाउट ऑक्सीजन सर्टन एनारोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के बगैर भी ग्रो कर सकते हैं। और जैसे फाउल स्मेलिंग वगैरह होती है गैसेस की, और अनप्लेजेंट कलर्स होते हैं, ये सारे किसकी वजह से होते हैं? ऑक्सीजन ना होने की वजह से होते हैं। लेकिन वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करते तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अनप्लेजेंट ओडोर कॉज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इनके अंदर क्या होता है, ये जो पूरी की पूरी लाइफ है इनकी, इनकी जो ये लाइफ होती है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ पोल्यूटेड लेक्स। ठीक है, ये लेक्स में जो लाइफ होती है ना फुल पोल्यूटेड होती है, ये बैड स्मेल देती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स को अगर हम देखें, इनमें फिशेज आती हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, सॉरी क्लाइमेट आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी आती है जो कि कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही होती है। और इनको भी उन चीज़ों की वजह से क्या होता है, फायदा हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, वो दूसरों को हार्म करके खुद अपना फायदा देखते हैं। ये थे बेसिकली हमारे पास इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वाटिक सिस्टम। इसमें हमने देखा यूट्रोफिकेशन, एडिशन ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स और एल्गल ब्लूम्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टेरेस्ट्रियल और हमारे पास आता है लिथोस्फेरिकल इकोसिस्टम, स्फेरिक इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम जो है वो लैंड और सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लैंड और सॉइल के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली हमारे पास होते हैं टेरेस्ट्रियल या फिर लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि लाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, ये लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं लैंड के ऊपर, मतलब ये लाइफ को एग्जिस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे लाइट और न्यूट्रिएंट्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है रिसीव करते हैं प्लेंटी ऑफ लाइट। ठीक है, सॉइल जो होते हैं, सॉइल क्या करती है उसको जो एग्जिस्ट कर रही है लाइफ लैंड के ऊपर, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स मिलके क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन्स में लाइफ को एग्जिस्ट करवाते हैं, लाइट और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है, ये अवेलेबिलिटी होती है वाटर की कि लिमिटेड हो और डिपेंडेंट हो, मतलब डिपेंड कर रहा हो वो प्रेसिपिटेशन पे, और इसकी लिमिटेड अमाउंट हो, ताकि ये जो भी मतलब एक्सेस वाटर अगर हो जाता है तो उससे क्या होगा, उसमें उससे हार्म कॉज होगा। ठीक है, अच्छा, प्रेसिपिटेशन कैसे हो सकती है, रेनफॉल या स्नो के थ्रू हो सकती है, जो कि वेरी इवन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है प्लेस के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से भी। ठीक है, जैसे ज्यादा बारिश हो जाती है तो ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज्यादा कर देता है। तो इससे क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, वाटर जो है वो रिमूव करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, ये फेवरेबल टेम्परेचर अगर होगा तो क्या होगा कि ये अगर सॉरी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या होगा, जो सर्कमस्टांसेस है और होंगे, और फेवरेबल टेम्परेचर होगा तो कंडीशंस और होंगे। जो फेवरेबल टेम्परेचर है ना वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लैंड प्लेसेस पे। ठीक है, अगर एग्जांपल ले ले हम, एक पोल है जिसका एवरेज टेम्परेचर जो है उसके फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, और एक और जोन है जिसको कह रहे हैं टेम्परेट जोन, उसमें क्या है, सीजन जो है वो चेंज हो रहे हैं। एक और जोन है हमारे पास ट्रॉपिक जोन, वो जो है यूनिफॉर्मली वार्म होता है, मॉइस्ट होता है, और क्लाइमेट जो है वो मॉइस्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास दो तरह की जोन है, एक है टेम्परेट जोन जिसमें टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो होता है, एक है हमारे पास ट्रॉपिक जोन जिसमें क्या होता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन होती है लेकिन ये वार्म टेम्परेचर होता है, मॉइस्ट क्लाइमेट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एयर।
एयर में क्या होता है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसमें एयर जो है वो कांस्टेंट मोशन में होती है। इसकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ये मतलब कांस्टेंट ही रहती है, इसे चेंज बहुत कम होती है। अमाउंट जो होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की एयर के अंदर वो कांस्टेंट होती है और ये बेनिफिशियल होती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। अगर ये एयर जो है इसकी जो मूवमेंट है वो अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए वो हार्मफुल होती है। अगर मॉडरेट अमाउंट में रहेगी तो एयर जो है वो सही रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एडेप्टेशन होती हैं कुछ, फिर क्या होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो उस पे रन करता है। एडेप्टेशंस में क्या आता है, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो शिफ्टिंग कर जाते हैं वाटर से लैंड की तरफ। बहुत सारी टाइप्स होती हैं एडेप्टेशंस की, जैसे फॉर एग्जांपल वो लैंड हैबिटेट को देखते हैं। वो अगर वाटर का हैबिटेट उनके लिए फेवरेबल नहीं लग रहा तो वो जगह अपनी चेंज करके वो लैंड पे आ जाते हैं। ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, फॉर कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे स्पोर्टिंग टिश्यूज होते हैं। स्पोर्टिंग टिश्यूज क्या करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो स्पोर्टिंग टिश्यू से डेवलप होते हैं ऑब्वियसली। जैसे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम वगैरह होते हैं, वो किस लिए यूज होते हैं, स्पोर्ट के लिए या फिर कंडक्शन के लिए, मतलब ग्रेविटी को पुल करने के लिए स्पोर्टिंग टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा रूट्स इवॉल्व होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो क्या करते हैं, जो हमारे पास वाटर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनको सॉइल के अंदर से एंकर कर लेते हैं, उनको वहां से निकाल लेते हैं अपने लिए। नेक्स्ट है स्केलेटन। स्केलेटन में देखें बोन्स एंड कार्टिलेज जो है ये भी एनिमल्स के अंदर इवॉल्व होते हैं, ये भी स्पोर्ट एंड मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट जो हैं वो अडेप्टेशंस हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो उसको स्पोर्ट के लिए कैसे उसको किया जाता है, स्पोर्ट कैसे किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को। स्पोर्टिंग टिश्यूज हो गए प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा रूट्स और लीव्स वगैरह में न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी आता है। और स्केलेटन ह्यूमंस के अंदर देख लें, एनिमल्स के अंदर देख लें, बोन और कार्टिलेज जो है उसके स्केलेटन का काम करता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि वाटर की कंजर्वेशन कैसे होती है। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो वेरियस मेथड्स को अडॉप्ट करके वाटर को कंजर्व करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अगर इनके एग्जांपल्स हम देखें, प्लांट्स के पास क्या होता है, बार्क्स होती हैं थिक और वैक्सी क्यूटिकल होती है, और ये क्या करते हैं, नंबर स्टोमेटा के नंबर को रिड्यूस कर देते हैं और वाटर स्टोर करने की एबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। स्टेम और लीव्स के अंदर और ज़्यादा वाटर स्टोर हो सकता है। एनिमल्स ऐसे जिनकी स्किन जो है वो स्पेशली कैसी होती है, रेप्टाइल्स की जैसे होती है, बर्ड्स मैमल्स, इनकी इनकी स्किन के लिए क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए, मतलब इनके वाटर लॉस को बचाने के लिए, फिजिकल इंजरीज से बचाने के लिए भी ये फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस होती हैं ताकि वो खुद को सेफ रख सकें। जैसे रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनकी स्किन जो है ये इनको हेल्प करती है, इनकी प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट हमारे पास होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जितनी भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, जितने भी बाहर वाले इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनकी फ्लक्चुएशन से बॉडी को बचाने के लिए जो जो चेंजेस होते हैं ना, मतलब उनको उन चेंजेस से बचाने के लिए तो बॉडी क्या करती है, एक अपना मेंटेनेंस रखती है, एक अपनी, उसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है रेगुलेशन का, जैसे टेम्परेचर, मिनरल वाटर और डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं जो कि लैंड पे पाए जाते हैं प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में, उसमें क्या होता है कि ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। अगर बाहर का में फ्लक्चुएशंस, बाहर वाले इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आई हैं तो अंदर वाले इन्वायरमेंट में भी ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएशंस आनी चाहिए। तो इसकी मेंटेनेंस को कहते हैं होमियोस्टेसिस। जैसे बार्क और स्किन एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं, होमियोस्टेसिस का काम करते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास एडेप्टेशन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की डिवीजन कैसे हुई होती है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है ना, बेसिकली इनको कुछ टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या आता है कि जहाँ पे स्पीशीज जो हैं ट्रीज की स्पीशीज जहाँ पे डोमिनेट होंगी वो होगा हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये फर्दर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में और कॉनिफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। ये जो होते हैं ये वार्म और मॉइस्ट कंडीशंस में पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ये जो होते हैं ये मॉडरेट कंडीशंस में पाए जाते हैं। और टेम्परेट मॉडरेट कंडीशन जो होती है टेम्परेट रीजन की, वहाँ पे पाए जाते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ये जो होते हैं कॉर्न प्रोड्यूसिंग ट्रीज होती है, मतलब कॉर्न्स प्रोड्यूस होती हैं इनकी कोल से, इनकी कूल से, ठीक है। लेकिन मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर ये जो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं और हाई लैटिट्यूड पे होते हैं, वो होते हैं बेसिकली हमारे पास कॉनिफेरस अल्पाइन बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। ये था हमारे पास बेसिकली फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ मेजर इकोसिस्टम्स हैं, ये बता रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सब मेजर इकोसिस्टम है, जैसे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है, ये कहाँ पे, शॉरगन में है, नीलम वैली में है, मुजफ्फराबाद में है। ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं इकोसिस्टम, वो बता रहा है ये टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है कॉनिफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट। ये नॉर्दर्न माउंटेन्स में या नारायण का खान जो है वहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर मलम जब्बा में यानी कि सवात में, और डेरा चिलास में पाए जाते हैं, हाई लैटिट्यूड पे मरी में पाए जाते हैं, ये सारे इन एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड जो है गिलगित या कश्मीर में पाए जाते हैं, और इसके अलावा वजीरिस्तान में, लोअर चित्राल में, या फिर नॉर्थ कलाच में, ठीक है। नेक्स्ट है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम जो है वो थल में पाए जाते हैं, जो कि वेस्ट पंजाब में है, और वेस्ट पंजाब वाली साइड है। इसके अलावा मियाँ वाली, भक्कर, तौनसा, चोलिस्तान, और इसके अलावा फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, और इसके अलावा है बहावलपुर खानपुर, बहावलपुर खानपुर और रहीम यार खान थर में, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ये बेसिकली डेजर्ट इकोसिस्टम है, मतलब डेजर्ट वाले जितने भी एरियाज हैं वो थल में आते हैं। नेक्स्ट है टंड्रा इकोसिस्टम। ये जो होते हैं ये माउंटेन्स होती हैं काराकोरम की और हिंदुकुश की, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिकली फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और हमने कुछ मेजर इकोसिस्टम्स बताए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास बाकी जो इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट में इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।